आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम से ठीक पहले में। आपको पता है हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर चल रहा था सेकंड, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। आज के टाइम में सत्ता में अमेरिका है, लेकिन अमेरिका के अलावा और कौन सत्ता में आ सकता है। हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, यूरोपीय संघ आ सकता है, आसियान आ सकता है, चीन आ सकता है ना। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है रूस के ऊपर। तो देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है रूस। बेटा रूस ताकतवर कैसे है आपको बताऊं। पहले सोवियत संघ था, रूस प्लस 14 देश। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ आपको पता है 1991 में खत्म हुआ, तब खत्म होने के बाद सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया बेटा हमारा रूस। इसलिए रूस ताकतवर है क्योंकि सोवियत संघ का यह उत्तराधिकारी बना। उसके बाद बात करें दुनिया के दो बड़े महाद्वीपों में आता है रूस। इसका आकार इतना बड़ा है कि हम कहते हैं दुनिया के दो बड़े महाद्वीपों में आता है, जिसे हम कहते हैं यूरेशिया। यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। इतना बड़ा देश है बेटा ये। तो आकार के कारण रूस क्या है, ताकतवर है। देख सकते हैं यूरेशिया में दो महाद्वीपों में आता है। जैसे हम लोग आते हैं एशिया के दक्षिण में, दक्षिण एशिया में आता है भारत हमारा, लेकिन रशिया किस में आता है, यूरेशिया में। यूरोप से फैलते फैलते एशिया तक आ रखा है। तो यूरोप और एशिया दो महाद्वीपों में आता है। उसके अलावा यूएनओ के अंदर आप देख सकते हो सुरक्षा परिषद में पहले सोवियत संघ को वीटो पावर था। सोवियत संघ के खत्म होने के बाद वही पावर, वीटो पावर स्थायी सत्ता किसको मिल गई, रूस को। पता ना, वीटो पावर निषेधाधिकार, नहीं कहने का अधिकार, और वीटो पावर उसी को मिलता है जो ताकतवर है। तो सोवियत संघ भाई इसलिए ताकतवर है क्योंकि इसको वीटो पावर मिला हुआ था। उसके अलावा रूस और क्यों ताकतवर है बेटा, क्योंकि इसकी जीडीपी अभी भी वर्तमान में 11वें नंबर पे आती है। जब सोवियत संघ के साथ था तब इसकी जीडीपी दूसरे नंबर पे थी सोवियत संघ की, लेकिन सोवियत संघ खत्म हुआ, 15 गणराज्य अलग अलग हुए, आज भी 208 देशों में बात करें 11वें नंबर पे आ रहा भाई। तो ताकतवर तो हो गई। उसके अलावा इसके पास बेटा क्या है, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। जमीन है, जमीन के नीचे इसके पेट्रोलियम है, डीजल है, प्राकृतिक गैस है ना, कोयला है। तो हम देख सकते हैं इसके पास बड़ी मात्रा में बेटा क्या है, प्राकृतिक संसाधन मौजूद है। इस वजह से रूस ताकतवर है। क्यों, हथियार भी है, पैसा भी। अब देख सकते हो दुनिया में परमाणु संपन्न देशों में रशिया का नाम आता है। और तुम्हें पता है सबसे ताकतवर परमाणु हथियार 33,000 टन का जो सबसे ताकतवर है वो रशिया के पास ही है। तो परमाणु बम है, ताकतवर। क्या नाम है, जीडीपी 11वें नंबर पे आ रही है, पैसा भी है, मतलब प्राकृतिक संसाधन, पेट्रोलियम, डीजल, कोयला, फलाना ढिमका, ये सब चीज मौजूद है इसके पास। यूएनओ में वीटो पावर है। आकार की बात करें दो महाद्वीपों में आता है। तो इन सब चीजों को हम देख के कह सकते हैं कि हमारा जो रूस है बहुत ताकतवर है। और रूस के हाथ में जो बागडोर है वो व्लादिमीर पुतिन, पुतिन को जानते ही हो, रूस के राष्ट्रपति, इनके हाथ में है ना। इनकी बात ही अलग है, कभी अलग से हम कभी बात करेंगे तो मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। चलते आगे टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक रहने वाला है हमारा शार्क। ये इस चैप्टर के अंदर मैं टॉपिक इसलिए डाला ताकि आप नेक्स्ट चैप्टर को इजी समझ सको। ये दोनों चैप्टर में थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। शार्क है क्या बेटा, पहले शार्क, एस से बना आपका साउथ, ए से बना आपका एशियाई, ए से बना एसोसिएशन, आर से बना रीजनल, सी से बना कॉन्फ्रेंस। बोले तो साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। मतलब क्या, ये मान लो आपका एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के ये हो गया बेटा उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, तो ये हो गया पश्चिम। तो शार्क है क्या, एशिया महाद्वीप के दक्षिण के देश है, इनका ग्रुप है। नाम ही देखो क्या रहा है, पूरा नाम क्या है, शार्क का दक्षिण एशियाई। मतलब एशिया महाद्वीप के दक्षिण के क्षेत्रों ने क्या करने के लिए, आपस में सहयोग करने के लिए संगठन बनाया। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा, हिंदी बोलोगे तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। शार्क का पूरा नाम क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, या इंग्लिश में बोल सकते हैं साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। यह संगठन बना कब था, इसकी स्थापना कब हुई थी। भाई साहब का बर्थडे आता है 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर को बने थे। कब, 8 दिसंबर को, तो 8 दिसंबर को 1985 में। यह सार्क संगठन 8 दिसंबर 1985 का है। तो स्थापना हो गया 8 दिसंबर 1985। नाम बता दिया, कौन से देश है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण के देश है। मुख्यालय इनका, हेड ऑफिस कहां पे है। तो बेटा इनकी हेड ऑफिस की बात करें, आप देख सकते हो पीडीएफ में बता रहे, इनका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में। नेपाल एक देश है साउथ एशिया में, नेपाल की राजधानी का नाम है बेटा काठमांडू। काठमांडू में इनका मुख्यालय है। और यहां पे एक चीज नहीं है, इनकी पहली बैठक कहां हुई थी, तो आपसे बोल देना इनकी पहली बैठक, तो याद रखना इनकी पहली जो बैठक हुई थी बेटा वो हुई थी बांग्लादेश के ढाका में।
बांग्लादेश भी साउथ एशिया में आता है। बांग्लादेश के ढाका, ढाका उसका कैपिटल है, उसमें इनकी पहली बैठक हुई थी। तो मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में और पहली बैठक बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है, फिर आता है इसमें सदस्य कितने थे बेटा, देखो पहले 7 सदस्य देखने को मिलते थे, अब 8 हो गए। कौन कौन से देश है? भारत, हम भारत वाले भी सार्क में आते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली। पाकिस्तान हमारा मित्र, पड़ोसी, दुश्मन है ना बोल के हम सब कुछ मानते हैं उसको ही, है ना। तो पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी है आपको पता है इस्लामाबाद। नेपाल, नेपाल की काठमांडू। भूटान, भूटान की थिम्पू। बांग्लादेश, बांग्लादेश की ढाका। श्रीलंका, श्रीलंका की कोलंबो। एक देश है इसमें मालदीव, मालदीव की माले। पहले 7 देश थे बेटा, लेकिन 8वां देश इसमें अफगानिस्तान की बात होती है, 2007 में जुड़ा है। तो अफगानिस्तान कब जुड़ा? 2007 में। और अफगानिस्तान की राजधानी आपको पता ही है, इस्लाम में क्या? कबूल, कबूल, कबूल से रखो काबुल। तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अब आता है ये सार्क संगठन जो बना, इसका उद्देश्य क्या था? ये दक्षिण एशिया के देशों ने, जो हम और हमारे नेबर कंट्री है, पड़ोसी देश, इसको क्यों बनाया था इन्होंने इसलिए बनाया था ताकि आपसी संबंधों में सुधार हो सके। आपको पता हम लोग की लड़ाई चलती रहती है, भारत पाकिस्तान लड़ाई अलग है, अफगानिस्तान बांग्लादेश, अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई अलग चल रही है, तो हम लोग के आपस में विवाद होते हैं। तो हमने संगठन दक्षिण एशिया वालों ने इसलिए बनाया था कि आपसी संबंधों में सुधार करें। दूसरा, अपने देशों के जीवन स्तर में सुधार करें, अपने देशों के जो लोगों के जीवन स्तर है, लाइफस्टाइल है, उनके जीवन स्तर में सुधार करें। तीसरा, आपस में एक साथ सामाजिक आर्थिक तौर पे एक दूसरे का सहयोग करें। कभी आर्थिक तौर पे समस्या आ जाए, कभी सामाजिक तौर पे आ जाए। जैसे देखो श्रीलंका में अभी आर्थिक संकट आया था, भारत ने सहायता किया, ठीक है। या कभी सामाजिक समस्या आ जाए, बांग्लादेश में आई थी अभी समस्या, नेपाल में आई थी अभी सामाजिक समस्या। तो हम लोग इसलिए हमने संगठन बनाया ताकि आपस में कभी सामाजिक आर्थिक तौर पे समस्या हो तो उसको हम आपस में सहयोग करके सुलझा लें और आपस में व्यापार करके विकास करने के लिए। मतलब कोई भी संगठन बनाया जाता है ताकि मिलकर काम कर सके, आर्थिक राजनीतिक तौर पे सहयोग कर सके, कोई आपसी समस्या आ गई उन विवादों को सुलझा सके, आपदा विपदा में सहयोग कर सके। तो इस संगठन बनाने के पीछे ये कारण, आपसी संबंधों को ठीक करना। जो लड़ाई झगड़े चल रहे, कभी लड़ाई झगड़े से अच्छा होगा संगठन होगा तो मिलकर बैठ के बात करके सुलझा लेंगे, इसलिए बनाया भाई। लेकिन तुम्हें पता है संगठन क्या हो गया? असफल हो गया, असफल हो गया हमारा सार्क। ये सार्क फेल क्यों हो गया है? क्योंकि भाई ये लोग बातचीत तो कम करते हैं, आपस में विवाद ज्यादा करते हैं। तुम्हें पता होगा लड़ाई चलती रहती है। अभी तुम्हें पता है भारत पाकिस्तान के 4 युद्ध हो चुके हैं हमेशा से, जब से पाकिस्तान और भारत, जैसे भारत जब से आजाद हुआ, पाकिस्तान जब से बना, तब से तनावपूर्ण संबंध है बेटा, हमेशा विवाद ही रहता है। दूसरा, व्यापार कम करते हैं और व्यापार की जगह धोखाधड़ी ज्यादा करते हैं, आपस में धोखेबाजी है इनके। उसके अलावा इन देशों में अलगाववाद है, इन देशों के आंतरिक तौर पर समस्या अलगाववाद। जैसे देखो हमारे पंजाब वाले लोग अलग से, पंजाब के कुछ लोग खालिस्तान की मांग करते हैं, अपने देश को तोड़ने की मांग। तुम चले जाओ पाकिस्तान के बलूच लोग अलग से बलूचिस्तान की मांग करते हैं, उसको अलग तोड़ने की मांग। श्रीलंका के तमिल लोग अपने लिए पूर्वी हिस्से की अलग मांग करते हैं, बांग्लादेश के पहाड़ी लोग अलग मांग करते हैं। मतलब अलगाववाद, इन्हीं देशों में अलग होने के, अपने देश के लोग ही अपने देश से अलग होने की मांग करते हैं। और इन देशों में आतंकवाद भी है। आतंकवाद का मतलब आपको पता है, इन देशों में लड़ाई झगड़े तोड़फोड़ मारकाट चलती रहती है ना। आतंकवादी अलकायदा, बगदाद, हिजबुल मुजाहिदीन, फलाना ढिमका, जहां पाकिस्तान वहां आतंकवाद ना, ऐसा हो सकता है क्या? तो इन देशों में आतंकवाद है। उसके अलावा इन देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भाई ग्रुप में पाकिस्तान भी है ना, बांग्लादेश दिख रहा है आपको, भारत दिख रहा है। तो इन देशों में देखो ना, गरीबी कितनी ज्यादा है, बेरोजगारी कितनी ज्यादा है, भ्रष्टाचार कितना ज्यादा है, करप्शन। पाकिस्तान में तो आज तक कोई प्रधानमंत्री 5 साल टिक ही नहीं पाया, इतना करप्टेड है। हर किसी के ऊपर करप्शन के चार्ज लेके हटाओ, करप्शन के चार्ज लेके हटाओ। तो ये संगठन इसीलिए फेल हो जाता है, आपस में विवाद और संघर्ष चलते रहते हैं। दूसरा, व्यापार कम, धोखाधड़ी ज्यादा है। तीसरा, इन देशों में आतंकवाद भी है, अलगाववाद भी है। और इस संगठन के अंदर वो देश है जिसमें बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार ज्यादा है। ये संगठन फेल हो गया। लेकिन इन्हीं संगठनों ने क्या किया था, आपस में व्यापार वगैरह करने के लिए एक समूह बनाया था जिसका नाम था साफ्टा। एस से साउथ, ए से एशियाई, एफ से फ्री, टी से ट्रेड, ए से एग्रीमेंट। देखो लिखा भी है पूरा नाम, दक्षिण एशियाई, मतलब एशिया के दक्षिण के देशों ने क्या करने के लिए, मुक्त होकर आपस में व्यापार करने के लिए एक समझौता किया, क्षेत्रीय समझौता।
इंग्लिश में हो जाएगा साउथ एशियाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशियाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये साफ्टा बनाया कब गया? तो ये बनाया गया था 1 जनवरी 2006। ये सार्क की बैठक में बात हुई थी, साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क के 2004 की बैठक में बनाने की मांग हुई थी, लेकिन बना कब है बेटा? 2006 में। ये अलग से मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ना पिछले बार के बोर्ड के पेपर में आया था सार्क के किस बैठक में साफ्टा को बनाने की मांग हुई थी, तो सार्क के 2004 की बैठक में, और बनाया कब? 2006 में। अब ये साफ्टा बना के क्या उद्देश्य है? ये साफ्टा इन लोगों ने इसलिए बनाया ताकि आपस में व्यापार करे, मुक्त होकर व्यापार करे। नाम ही आ रहा है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता। मुक्त होकर क्या कर सके? व्यापार कर सके। उसके अलावा ये संगठन किस लिए बनाया गया? व्यापार पे लगने वाले जो प्रतिबंध वगैरह है आपस में, वो व्यापार पे लगने वाले प्रतिबंध कम से कम लगाएं ताकि अच्छे से व्यापार कर सके। ये इसका मेन मकसद, साफ्टा का मेन मकसद ही व्यापार है। और ये वही लिखा है कि सार्क के 2004 की बैठक में बनाने की मांग हुई। आगे चलते हैं। साफ्टा भी फेल हो गया भाई। अब साफ्टा क्यों फेल हो गया? क्योंकि भाई मैंने बताया ना, सार्क के देश व्यापार कम धोखाधड़ी ज्यादा करते हैं। भारत के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई भारत आकार में बहुत बड़ा है तो ये हमसे फायदा उठाता रहता है। अब भारत के चिंदी चोरी इन लोगों से क्या करना? कहने का मतलब क्या है? सार्क के कुल छोटे देशों का मानना है कि भारत आकार में बड़ा है तो वो कमजोर देशों का, छोटे देशों से व्यापार में धोखाधड़ी करता है। अब भाई आरोप लगाया जा रहा हमारे ऊपर, है ना। दूसरा, भारत का कहना है कि भाई मैं आकार में बड़ा हूं, है ना, और जब हाथी बाजार में चलता है तो भोगने वाले तो भोगते रहते हैं, है ना। तो कहने का मतलब भारत का कहना है कि छोटे देश उससे लाभ कमाना चाहते हैं, उसके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन फिर भी सार्क इसीलिए फेल हो जाता है बेटा, साफ्टा इसीलिए फेल हो जाता है क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़ा, धोखाधड़ी ज्यादा। इन देशों में आतंकवाद, अलगाववाद, बेरोजगारी, गरीबी सब कुछ इन देशों में दिख रहा है। लेकिन इन देशों में आपस में सार्क के देशों ने बात किया कि हम द्विपक्षीय समझौता करेंगे। भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका ने आपस में द्विपक्षीय व्यापार समझौता किया है। 2 पक्ष मिलकर आपस में व्यापार वगैरह करेंगे। समझ आ गया? नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसका नाम है इजराइल। तो इसमें पढ़ना नहीं है, हटाओ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसका नाम है जापान। जापान किस महाद्वीप में पहले आता है? जापान भी एक देश है और आने वाले टाइम में सत्ता का विकल्प बन सकता है भाई, बहुत ताकतवर देश है। आपको अभी ये दिख रहा है लेकिन ये तुर्रम खार आ चुका पहले का, चाइना वाइना पे कब्जा कर चुका है। याद करो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसके बारे में, है ना। लेकिन जापान अब शांति से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जापान आता किस में? तो पहला पॉइंट लिखा है जापान एशिया महाद्वीप में आता है। टोटल हमारे 7 महाद्वीप हैं, उस 7 में से एशिया में आता है और इसकी राजधानी का नाम है टोक्यो। तो पहला पॉइंट हो गया जापान एशिया महाद्वीप में आता है, राजधानी क्या है? टोक्यो। चलो नॉर्मल सी बात होती है। लेकिन इसके डेवलप के पीछे, इसके आगे बढ़ने के पीछे क्या कारण है? इसकी बड़ी बड़ी कंपनियां, और सारी मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तुम देख सकते हो होंडा, सुजुकी, सोनी, पैनासोनिक, माजा, टोयोटा, सारी जापान की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और ये कंपनियां केवल जापान में नहीं, जापान के अलावा कई सारे देशों में काम करती हैं। इस वजह से जापान ताकतवर है, इन कंपनियों के वजह से। उसके अलावा जापान अपनी सेना पे केवल 1% अपनी जीडीपी का खर्च करता है। जापान अपनी सेना के ऊपर अपनी कुल जीडीपी का केवल 1% खर्च करता है। उसके बावजूद भी इसका सैन्य खर्च जो है 4थे नंबर। सबसे ज्यादा आज के टाइम में अमेरिका खर्च करता है। लेकिन हम ये बता रहे जापान दुनिया में केवल अपनी जीडीपी का, अपने टोटल देश की इनकम का केवल 1% खर्च कर रहा है। उसके बावजूद भी इसका सैन्य व्यय 4थे नंबर पे आता है। उसके अलावा जापान एकमात्र ऐसा देश है जिसके ऊपर परमाणु बम से आक्रमण हुआ, जापान के ऊपर, फिर भी इसने परमाणु बम मार झेलने के बावजूद भी आज इस कंडीशन में खड़ा है। यहां के लोगों में यूनिटी बहुत ज्यादा है। उसके अलावा जापान में जीवन प्रत्याशी दर होता है बेटा जीवन जीने की आयु। वहां के लोग अपने हेल्थ वेल्थ पे इतना अच्छा ध्यान देते हैं कि एवरेज देखा जाए तो वहां पे 80 वर्ष की आयु तक तो लोग पहुंचते। हमारे यहाँ देखा करो 60-65 तक में चले जाने लग जाते हैं। 50-55-60 के बाद रिटायर होते हैं, 60-65 तक निकल लेते हैं। इनके यहाँ जापान के अंदर जीवन प्रत्याशी दर कितना बेटा? 10 में से मान लो 7 लोग हैं तो कम से कम 80 तक तो जाते ही है। और हर बार 5000 लोग ऐसे पाए जाते हैं जो 100 की आयु पार करते हैं। 100 वर्ष की आयु पार करते हैं। यहाँ पे लगभग हर बार ही 5000 लोग पाए जाते हैं।
उसके अलावा जापान की बात करें, जापान यूएनओ को चलाने के लिए उसके बजट में योगदान भी देता है। जापान यूएनओ के लिए भी उसके बजट में योगदान देता है, इसलिए जापान ताकतवर है। उसके अलावा जापान एशिया महाद्वीप का एकमात्र देश है जो G7 में शामिल है। जी मतलब ग्रुप 7 मतलब 7 ताकतवर देशों ने एक ग्रुप बना रखा है, और एशिया से हम भी नहीं जा पाए, चाइना भी नहीं जा पाया, और जापान को एशिया से मौका मिला पड़ा G7 में शामिल होने का। आपस में बैठ के उन देशों के बीच व्यापार वगैरह करना, एग्रीमेंट करना, ताकतवर देशों ग्रुप उसमें जापान शामिल है। उसके अलावा जापान में प्राकृतिक संसाधन तो नहीं है, तो पता है द्वीपीय देश है, टापू के ऊपर बसा हुआ है, उसके बावजूद भी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है। देखो इसका रोबोट, ये रोबोट बनाते हैं, तकनीक के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा है। तो पता हो बुलेट ट्रेन हमारे वहां से, मेट्रो हमारी वहां से, समझ आ गया। तो कहने का मतलब जापान बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी की वजह से आगे। इसने आधुनिक रोबोट बनाया था जिसका नाम है आसीमो, लिखा होगा देखो। प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है लेकिन प्रौद्योगिकी और तकनीक के मामले में बहुत आगे है, इसके आधुनिक रोबोट बनाया था जिसका नाम था आसीमो, समझ आ गया। इसलिए जापान था। तुम्हें ऐसे करना, पेज लेना है, पेज के ऊपर जापान के बारे में बताना। जापान एशिया महाद्वीप में आता है और इसकी राजधानी का नाम क्या है? टोक्यो है जी। जापान ताकतवर है क्योंकि इसकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जी जो पूरी दुनिया में काम करती है, होंडा, टोयोटा, माजा, सुजुकी, पैनासोनिक, ये सब। जापान की बात करें तो जापान में प्राकृतिक संसाधन की तो कमी है, प्राकृतिक संसाधन कमी है, लेकिन प्रौद्योगिकी तकनीक में क्या है? बहुत ज्यादा तकनीक में आगे है। जापान अपनी सेना पे केवल अपनी जीडीपी का केवल 1% खर्च करता है, उसके बावजूद भी इसका सैन्य व्यय चौथे नंबर में, सेना पर खर्च करने में चौथे नंबर पे आता है। G7 में जापान एशिया महाद्वीप से केवल एक देश है जो G7 में शामिल है, जापान है। ये आया था G7 में एकमात्र देश जो भारत से एशिया से शामिल है वो जापान है। उसके अलावा जापान का जीवन प्रत्याशी दर देखें तो अधिकतर लोग 80 वर्ष की आयु पार करते हैं और हर बार 100 लोग मिलते हैं, 100 वर्ष की आयु पार करने वाले 5000 लोग मिलते हैं। उसके अलावा जापान ने अपना आधुनिक रोबोट बना रखा है जिसका नाम है आसीमो। टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी बहुत ज्यादा जापान क्या है? आगे है। इन सब चीजों को हम देख के कह सकते हैं कि जापान आने वाले टाइम में 2040 तक अमेरिका की जगह ले सकता है। एक लास्ट देश और बच गया, दक्षिण कोरिया। अब ये दक्षिण कोरिया भी आने वाले टाइम में अमेरिका की जगह ले सकता है। ये भी छोटा टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है। पहले हम जानते हैं दक्षिण कोरिया है क्या। कोरिया पहले पता है एक देश था कोरिया, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये दो हिस्सों में टूट गया। एक हो गया उत्तर कोरिया और एक बन गया बेटा दक्षिण कोरिया। हम इसकी बात करें दक्षिण कोरिया, है ना। ये उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया दो हिस्सों में हो गया। पहले ये एक ही देश था। उत्तर कोरिया आपको पता है वो किम जोंग वाला पागल वाला। दक्षिण कोरिया उससे बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। उत्तर कोरिया सोवियत संघ के साथ चला गया था शीत युद्ध में, और दक्षिण कोरिया अमेरिका के साथ। तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। आपसे बोलेगा दक्षिण कोरिया कहां पे है? ये दक्षिण कोरिया जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप का देश है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी इसका नाम है सियोल। एक नंबर का इसमें बनता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम क्या बेटा? सियोल है। और इसमें एक हान नदी होकर गुजरती है, और हान नदी जो गुजरती है, इस हान नदी की वजह से दक्षिण कोरिया ने बहुत विकास किया। इसी को हम हान नदी का चमत्कार कहते हैं। आएगा भी दक्षिण कोरिया। पहले बताओगे दूसरे विश्व युद्ध के पहले ये एक ही देश था कोरिया। दूसरा विश्व युद्ध जैसे ही खत्म हुआ, शीत युद्ध चालू हुआ, कोरिया दो हिस्सों बढ़ गया, एक उत्तर कोरिया बना, एक दक्षिण कोरिया बना। उत्तर कोरिया बर्बाद है, दक्षिण कोरिया इतना आगे कि अमेरिका की जगह ले सकता है। तो दक्षिण कोरिया में हमने सेकंड बताया कहां पे स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम क्या बेटा? नोट करो, सियोल है, सियोल। और दक्षिण कोरिया सत्ता का नया केंद्र। फिर हम बता सकते हैं दक्षिण कोरिया की बड़ी कंपनियां आज तुम देख सकते हो, सैमसंग, एलजी, किया, ये इसकी गाड़ियां सुनी होंगी, इसके तुमने टीवी वगैरह, एसी वगैरह, फ्रिज वगैरह देखे होंगे, ये एस सीरीज के फोन देखे होंगे। तो दक्षिण कोरिया की प्रसिद्ध कंपनी, जिससे दक्षिण कोरिया बहुत आगे है। उसके अलावा दक्षिण कोरिया में क्या हुआ था बेटा? 1960 से लेके 1980 के बीच में दक्षिण कोरिया में हान नदी के वजह से क्या हुआ था? हान नदी की वजह से इसका बहुत ज्यादा आर्थिक विकास हुआ था। और जब इसका आर्थिक विकास हुआ, इसी को हान नदी का चमत्कार कहते हैं। ये आता है क्वेश्चन, हान नदी का चमत्कार क्या है? तो बताएंगे दक्षिण कोरिया के अंदर एक नदी बहती है हान नदी। हान नदी की वजह से दक्षिण कोरिया का 1960 से लेके 1980 के बीच में
जो विकास हुआ था इसी को हान नदी का चमत्कार कहा जाता है, ये आया हुआ है। फिर आगे की बात करें, 1996 में दक्षिण कोरिया OECD की संस्था जो है उसका सदस्य बना। ये व्यापार करना, विकास करना सिखाते हैं और दक्षिण कोरिया इनका मेंबर बना था। उसके अलावा दक्षिण कोरिया 2017 के रिपोर्ट के अनुसार देखें तो इसकी जीडीपी विश्व में 11वें नंबर पे आती है। सोचो इतना सा देश और चीजें, तो पता होगा ये उनके, ये तो जानते ही हो, लड़कियों इनकी फैन है BTS वाले, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, इनके वजह से भी दक्षिण कोरिया का नाम बहुत है, इनके वजह से लोग नाम सुनते हैं। ठीक है, टॉपिक बेटा हमारा खत्म हुआ, चैप्टर भी हमारा खत्म हुआ। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ठीक है, आपको नोट्स वगैरह के लिए मैंने नंबर बता दिया, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहां पे आपको पूरी PDF पहुंच जाएगी नोट्स की। 8700523208। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।